हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं ऋषभ चंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी कि संसाधन एवं विकास चैप्टर के अंतर्गत अपना लास्ट टॉपिक मृदा अपरदन और संरक्षण यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि मृदा अपरदन किन कारणों से होता है और मृदा अपरदन को कौन कौन से उपायों को अपनाकर हम बचा सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो आइए विद्यार्थियों, समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं मृदा अपरदन और संरक्षण। तो समझते हैं विद्यार्थियों कि मृदा अपरदन किसे कहा जाता है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी कि जो जल होता है वो मिट्टी को काटता है और जल के साथ जो मिट्टी होती है वो बह जाती है। बस यही प्रक्रिया कहलाती है, यह जो प्रोसेस होती है वो लैंड डिग्रेडेशन यानी कि मृदा अपरदन कहलाती है। विद्यार्थियों, जो मृदा अपरदन होता है उसके कई कारक हो सकते हैं, यानी कि जो मृदा अपरदन है उसके उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, यानी कि रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। विद्यार्थियों, इसके दो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि जो मृदा अपरदन होता है वो इन दो कारकों से हो सकता है। पहले कारक है मानवीय कारक यानी कि ह्यूमन फैक्टर्स, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जो मृदा का अपरदन होता है वो मानवीय कारकों से भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन कार्य आदि, ये वो मानवीय कारक हैं जिनसे क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक कारकों के बारे में, यानी कि ये वो कारक हैं, ये वो प्राकृतिक कारक हैं जिनके द्वारा क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। विद्यार्थियों, प्राकृतिक कारकों में कौन कौन से कारक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पवन, हिमनदी, जल आदि, यानी कि ये प्राकृतिक कारक वो कारक हैं जिनसे मृदा का अपरदन हो सकता है। तो विद्यार्थियों, ये थे मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारक। दो कारक हैं, मानवीय कारक और प्राकृतिक कारक। मानवीय कारक वो कारक होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं जिनसे मृदा का अपरदन होता है, और प्राकृतिक कारक वो कारक होते हैं जिनसे भी मृदा का अपरदन होता है। अब विद्यार्थियों को छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली है अवनालिकाएं, यानी कि समझते हैं कि अवनालिकाएं यानी कि गुलीज किन्हें कहा जाता है। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए जो गहरी वाहिकाएं बनाता है, वह जो वाहिकाएं होती हैं वह कहलाती हैं अवनालिकाएं। विद्यार्थियों, इसमें यह बताया गया है कि जब जल बहता है तो वो क्या करता है, मृदाओं को काट देता है, और काटते हुए क्या बनाता है, छोटी नालियों के रूप में क्या बना देता है, वाहिकाएं बना देता है, और इन वाहिकाओं में से होकर क्या बहता है, आपका जल बहता है। तो यही जो वाहिकाएं होती हैं जो जल के द्वारा बनाई जाती हैं वह कहलाती हैं अवनालिकाएं, यानी कि इंग्लिश में गुलीज कहलाती हैं। नेक्स्ट है उत्खात भूमि यानी कि बैड लैंड। विद्यार्थियों, समझते हैं कि उत्खात भूमि किसे कहा जाता है। वह भूमि जो जोतने योग्य नहीं है, यानी कि उस भूमि पर जोत नहीं कर सकते, उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते, यानी कि उस भूमि से हम प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ऐसी भूमि कौन सी भूमि कहलाती है विद्यार्थियों, उत्खात भूमि कहलाती है, यानी कि बैडलैंड कहलाती है। नेक्स्ट है चादर अपरदन यानी कि शीट इरोजन। समझते हैं विद्यार्थियों, शीट इरोजन यानी कि चादर अपरदन क्या होता है। जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है तो ऐसी स्थिति में होता क्या है विद्यार्थियों, जो अपर लेयर जो होती है मृदा की, जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो जल के साथ घुलकर बह जाती है। हम विद्यार्थियों जानते हैं कि जो सॉयल यानी कि जो मृदा होती है उसकी जो अपर मोस्ट लेयर जो होती है, यानी कि जो ऊपरी परत जो होती है वह सबसे उपजाऊ परत मानी जाती है, उपजाऊ भूमि मानी जाती है। तो वह जो भूमि है, वह जो परत है जल की, वो पानी के साथ बहकर आगे बढ़ जाती है, आगे निकल जाती है। तो यही जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, चादर अपरदन यानी कि शीट इरोजन कहलाती है। नेक्स्ट है पवन अपरदन। विद्यार्थियों, समझते हैं कि पवन अपरदन क्या कहलाता है। विद्यार्थियों, जो पवन अपरदन होता है उसमें पवनों के द्वारा जो अपर मोस्ट लेयर होती है, जो सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है, जो ऊपरी परत होती है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, वो साथ में बह जाती है पवनों के द्वारा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो विद्यार्थियों, यह जो अपरदन होता है वह पवन अपरदन कहलाता है, यानी कि विंड एरोजन कहलाता है। तो विद्यार्थियों,
शीट इरोजन यानी कि चादर अपर्दन और पवन अपर्दन यानी कि विंड इरोजन में यह डिफरेंस है कि जो चादर अपर्दन होता है उसमें जल के द्वारा जो अपरमोस्ट लेयर होती है वो बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है। लेकिन जो पवन अपर्दन होता है यानी कि जो विंड इरोजन होता है उसके अंदर जो अपर्दन होता है मिट्टी का, जो अपरमोस्ट लेयर जो होती है सॉइल की, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का कार्य कौन करती है? पवन यानी कि हवाएं करती हैं। अब समझते हैं विद्यार्थियों अवनालिका अपर्दन के बारे में यानी कि गुली इरोजन के बारे में। गलत ढंग से हल चलाने से क्या बन जाती हैं? खेतों के अंदर वाहिकाएं बन जाती हैं। वाहिकाएं मतलब उनके अंदर क्या बन जाती हैं? अवनालिकाएं बन जाती हैं। विद्यार्थियों यहाँ पर जिन अवनालिकाएं यानी कि वाहिकाओं के बारे में बात की जा रही है वो ऐसे क्षेत्रों पर की जा रही है जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों पर कृषि की जाती है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों पर कृषि जहाँ पर की जाती है वहाँ पर गलत ढंग से अगर हल चला दिए जाएँ, गलत ढंग से अगर हल चला दिए जाएँ तो क्या बन जाती हैं? वाहिकाएं बन जाती हैं। और वाहिकाओं में से क्या होता है? जल आसानी से बह सकता है और बहने से वो क्या करेगा? मृदा का कटाव करेगा, यानी कि मृदा को अपने साथ बहा कर ले जाता है और वहाँ पर क्या हो जाता है? आपका मृदा अपर्दन हो जाता है। तो इस प्रकार का मृदा अपर्दन कहलाता है अवनालिका अपर्दन। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों पर जहाँ खेत है वहाँ कृषि जब की जाती है तो कृषि करने से पहले खेतों को जोता जाता है और वो जो जुताई है वो गलत ढंग से कर दी जाती है जिससे वाहिकाएं बन जाती हैं और वाहिकाएं बनने से जो पानी होता है, जो जल होता है, वो आसानी से मृदा का अपर्दन कर सकता है। ऐसा अपर्दन कहलाता है अवनालिका अपर्दन यानी कि गुली इरोजन। अब विद्यार्थियों इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मृदा संरक्षण को, यानी कि वो ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनको अपनाकर हम मृदा के अपर्दन को रोक सकते हैं, यानी कि मृदा का कर सकते हैं हम संरक्षण। तो आइए विद्यार्थियों समझते हैं। पहला है कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जो जल बहाव की जो गति होती है वो घट जाती है। विद्यार्थियों इसमें यह कहा गया है कि जहाँ पर ढाल वाली भूमि पर क्या की जा रही है? कृषि की जा रही है, यानी कि हम बात कर रहे हैं सीढ़ीदार कृषि की, यानी कि हम बात कर रहे हैं सीढ़ीदार कृषि की बात कर रहे हैं। यानी कि ढाल वाली भूमि पर अगर हम समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो जल बहाव की जो गति होती है वो घट जाती है और इस प्रकार हम मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार आप समानांतर हल चलाते हैं समोच्च रेखाओं के ढाल वाली भूमि पर, तो इस प्रकार क्या होता है? जल बहाव की गति घट जाती है और इस प्रकार की जुताई कहलाती है समोच्च जुताई। क्या कहलाती है विद्यार्थियों? तो समोच्च जुताई कहलाती है। तो इस प्रकार आप ढाल वाली भूमि पर मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं, यानी कि मृदा का संरक्षण आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ढाल वाली भूमि होती है उस पर हम क्या बना सकते हैं? सोपान बना सकते हैं और सोपान बनाने से हम क्या कर सकते हैं? मृदा अपर्दन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ढाल वाली भूमि पर जहां पर सीढ़ीदार कृषि की जाती है, यानी कि सीढ़ीदार कृषि आपको देखने को मिलेगी ज़्यादातर हिमालय क्षेत्र के अंदर। तो हिमालय क्षेत्र के अंदर जहाँ सीढ़ीदार कृषि की जाती है, जहाँ ढाल वाली भूमि पर कृषि की जाती है, वहाँ सोपान बनाकर हम क्या कर सकते हैं? मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं, यानी कि मृदा अपर्दन का क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि फसलों के बीच अगर हम क्या लगा दें? घास की पट्टियां लगा दें। फसलों के बीच अगर घास की पट्टियां लगा दें तो इस प्रकार से भी मृदा अपर्दन को हम रोक सकते हैं। फसलों के बीच घास की पट्टियां लगाने की जो कृषि होती है उसको कहा जाता है पट्टी कृषि। विद्यार्थियों पट्टी कृषि किसे कहा जाता है? कि यदि हम फसलों के बीच क्या लगा दें? घास की पट्टियां लगा दें। घास की पट्टियां क्यों लगाई जा रही हैं? मृदा अपर्दन को रोकने के लिए लगाई जा रही हैं, यानी कि हम कर रहे हैं मृदा का संरक्षण। तो इस प्रकार की कृषि कहलाती है आपकी पट्टी कृषि। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि पेड़ों की कतारें लगा दें, यानी कि रक्षक मेखला के रूप में आप अगर खेत के चारों तरफ क्या लगा दें? पेड़ों की कतारें लगा दें, एक सीरीज में आप क्या लगा दें? पेड़ों को लगा दें। तो इस प्रकार से भी आप मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं। इस प्रकार आप कौन से मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं? पवन अपर्दन को रोक सकते हैं। यानी कि पवनें क्या करती हैं? मिट्टी को एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाती हैं और करती क्या है? मृदा का अपर्दन करती हैं। यानी कि पवन अपर्दन को आप रक्षक मेखला के यानी कि पवन में यानी कि पेड़ों की कतारें लगाकर, यानी कि रक्षक मेखला के रूप में अगर आप पेड़ों की कतारें खेत के चारों तरफ लगाते हैं तो आप कौन से अपर्दन को रोक सकते हैं? पवन अपर्दन को रोक सकते हैं। यानी कि पवनों की गति कम हो जाती है ऐसा करने से। अगर आप पेड़ों के चारों तरफ रक्षक मेखला लगा दें तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं? पवनों की गति कम कर सकते हैं और आप बचाव कर सकते हैं किसका? मिट्टी का। किससे? पवन अपर्दन से। तो विद्यार्थियों ये थे 4 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स में यही बताया गया है कि किस प्रकार आप मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं, यानी कि आप कर सकते हैं मृदा का संरक्षण।
तो मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों आज का ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर करें, मैं उनको सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूँगा। तो फिर मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।